नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BHIC 101 जिसका शीर्षक है भारत का इतिहास भाग 1। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 1 पढ़ लिया है जिसके वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे इकाई 2 प्रागैतिहासिक काल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रागैतिहासिक काल। इसमें सबसे पहले जो है उद्देश्य है और प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम इसको स्किप करना चाहेंगे क्योंकि प्रस्तावना में आप वही पढ़ने वाले हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको स्किप करते हैं। सबसे पहले आता है परिभाषिकी। देखिए, इतिहास है तो ध्यान से पढ़ेंगे। पुरातत्व की वो शाखा जो मानव इतिहास के प्रारंभिक चरण के अध्ययन से संबंधित है वो प्राक इतिहास या प्रागैतिहास कहलाता है। कहीं कहीं पर प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, यानी इतिहास का सबसे आरंभिक कड़ी, इतिहास का सबसे प्राचीन कड़ी जहां से आप अध्ययन करना शुरू करते हैं। दूसरे शब्दों में प्राक इतिहास लेखन प्रणालियों के आविष्कार से पहले के मानव समाजों की उत्पत्ति और वृद्धि से संबंधित है। यानी प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल वो काल है जहां पर मनुष्यों को लिखने की कला नहीं आती थी, भाषा का हमें ज्ञान नहीं था, है ना, भाषा का हमें ज्ञान नहीं था। हम जंगलों में रहा करते थे, हम पशुओं का शिकार करके उसे खाया करते थे। आग तक का आविष्कार जो है उस काल में नहीं हुआ था। तो उस काल के बारे में जो अध्ययन करते हैं तो वही काल कहलाता है क्या? प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद आता है आद्य इतिहास, जो प्राक इतिहास और इतिहास के बीच का संक्रमण काल है। यानी प्राक इतिहास के बाद का काल जो है वो आद्य इतिहास कहलाता है। आद्य इतिहास का समय सामान्य युग से पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी और पहली सहस्राब्दी का शुरुआती अर्धकाल माना जाता है। यह अनेक प्रारंभिक नवपाषाण ताम्रयुगीन, ताम्र मीन्स तांबा, तांबा का युग था। ताम्र पाषाण भी पढ़ेंगे हम लोग, पाषाण युग भी पढ़ेंगे हम लोग और कांस्य युग भी पढ़ेंगे हम लोग। यह अनेक आरंभिक नवपाषाण ताम्रयुग समुदायों के विकास को दर्शाता है जिसकी विशेषता व्यवस्थित ग्राम्य जीवन, मवेशी और भेड़ बकरी जैसे जानवरों का पालन, गेहूं, जौ, चावल और बाजरा, ये 4 अनाज के नामों को आपको याद रखना है क्योंकि सबसे पहले जो अनाजों की उत्पत्ति हुई थी ना, अनाजों की खोज हुई थी या यूं कहे कि खेती हुई थी, वह इन 4 की हुई थी, गेहूं, जौ, चावल और बाजरा। जैसे फसलों की खेती के साथ साथ विभिन्न कलाओं और शिल्पों का उद्भव है। मृदभांड के बारे में पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार मिट्टी के घड़े बनाए जाते थे। सिंधु घाटी में इसी चरण के दौरान शहरी योजना और कांस्य तकनीक के आधार पर एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। यानी एक नगर, एक सिटी बना। धीरे धीरे हम विकास करते गए और बस्तियां बना, कस्बे बने, फिर गांव बना, उसके बाद शहर बना और फिर नगर और महानगर का निर्माण हुआ। कृषि जीवन से पहले शिकार और संग्रहण की सहायता से जीवन यापन की एक लंबी अवधि है। देखिए, कृषि का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ है। लोगों ने खेती करना, किसानी करना बहुत बाद में सीखा। पहले हमारा पूरा जीवन जो है जंगलों के फलों को खाकर, कंदमूलों को खाकर, और हमारा 90% जो आहार था, भोजन था, वो क्या था? मांस। यानी जानवरों का, चुनिंदा जानवरों के शिकार करके ही जो है हम लोग अपना पेट पाला करते थे। वो तो शिकारी संग्रहकर्ताओं की जो कमी हो गई वो इसलिए हुई क्योंकि हमने खेती करना सीखा, हमने गेहूं, चावल, जौ, बाजरा उगाना सीखा। तो जो पशुओं पर निर्भरता हमारी थी, शिकार पर जो हमारी निर्भरता थी, वो स्वतः कम होती गई। मानव अतीत या इतिहास को 3 प्रमुख कालों में हम लोग बांटते हैं। पहला है पाषाण युग, यानी पत्थरों का युग। पत्थरों से ही औजारों का निर्माण करना, जानवरों का शिकार करना, यहाँ तक कि जो खुदाई में अवशेष मिले हैं जानवरों के, उनके सर पे पत्थर मारने का निशान है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि उस जानवर को पत्थर से उसका शिकार करके उसको मारा गया था, फिर उसके मांस को खाया गया होगा। ठीक है।
उसके बाद आता है, और पत्थर में क्या था, पत्थरों के बर्तन भी बनाते थे। हर प्रकार के औजार जो है वो पत्थरों से निर्मित होते थे। उसके बाद आता है कांस्य युग, यानी कांसा का युग। कांसा एक धातु है जिसका निर्माण किससे हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है तांबा और टीन को मिलाकर, यानी तांबे में टीन को हमने मिलाया और उसके बाद निर्माण हुआ कांसा का। उसके बाद आता है लोहे का युग, और जब लोह युग का आरंभ होता है ना तो क्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रांति। फिर लोहे से बने कुल्हाड़ी, उसके बाद जो है खेती करने के लिए लोहे के औजार, फिर बाद में हल वगैरह जो है वो बना, और आज ट्रैक्टर वगैरह से खेती होती है, आप देखते ही हैं। तो ये 3 युगों में हम लोग जो है बांटते हैं किसको, इतिहास को। यह केवल तकनीकी क्रम नहीं है, बात समझिए, यह तकनीकी क्रम नहीं है। इसका अर्थ जो है केवल यह नहीं कि पाषाण युग में पत्थरों, कांस्य युग में कांसा और लोहे के युग में लोहे के उपकरणों और औजारों का निर्माण किया गया था। देखिए आज लोहा युग नहीं है, फिर भी हम लोग मतलब लोहा का इस्तेमाल आज भी होता है। आज कांसा का युग खत्म हो चुका, फिर भी कांसा का इस्तेमाल करते हैं। यानी युग का मतलब है कि उस काल में उस चीज़ की खोज हुई थी। पत्थर का युग तो खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में जो मसाले पीसने का सिलबट्टा होता है वो आज भी पत्थर का ही है कि नहीं, आज भी है पत्थरों के। गाय जो खाना खाती है, गाय बैल के जो नाद होते, नाद जहाँ पे खाना, वो पत्थर का बना हुआ है। तो पत्थर के बने हुए औजार और बर्तन हम मानव आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इन युगों का महत्व तकनीकी विकास से कहीं अधिक है। यह आवश्यकता आधारित अर्थव्यवस्था या भोजन प्राप्त करने के तरीकों और सामाजिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों, जैसे निर्बल, बीमार और वृद्धों की देखभाल और मृतकों के निपटान की विधि, यानी कैसे उसको दफनाया जाए, क्योंकि शवों को, ठीक है, शवों को जलाने की प्रथा बहुत बाद में आई, पहले शवों को दफनाया ही करते थे। कला यानी आर्ट एंड कल्चर और जीवन के अन्य पहलुओं को भी दर्शाती है। कौन, ये युग। पाषाण युग को, अब सबसे पहले पाषाण युग पढ़ेंगे तो पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग, पाषाण मीन्स पत्थर, कांस्य युग और लोह युग। अब पाषाण युग की बात करें तो पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण माने पहले वाला, सबसे पहला पाषाण जब शुरू हुआ पत्थर का इस्तेमाल करना, फिर मध्य पाषाण और अंत में है नवपाषाण। चलिए अब यहां पर जो है मेसोलिथिक, लिथिक, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक ये सब कहा गया है अंग्रेजी में, तो इसकी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब पढ़ेंगे प्राक इतिहास का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था। प्राक इतिहास का जन्म 1859 में हुआ, जब उत्तरी यूरोप में, यानी लोगों को मालूम कब चला कि ऐसा युग भी था जब पत्थरों का इस्तेमाल होता था सिर्फ। तो यूरोप में लंदन की रॉयल सोसाइटी के सामने विलुप्त प्रजाति वाले जंगली मवेशियों और अन्य बड़े स्तनधारी, यानी जो दूध पिलाती है, कि हड्डियों से बने प्राचीन पत्थर के औजार के जीवाश्म की पुष्टि हुई। हड्डियों के भी औजार बनते थे शिकार के लिए, क्योंकि हड्डी कैल्शियम की बनी होती है और मजबूत होती है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उत्तरी यूरोप में भौगोलिक परिदृश्य के अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करने से पहले भी मनुष्य रहते थे, यानी यूरोप में भी लोग रहा करते थे। यह लंबे मानव इतिहास की शैशवावस्था का काल था। शैशवावस्था मतलब एकदम छोटा काल, जब बच्चा एकदम मतलब चलना भी नहीं सीखा, वो काल। सर जॉन लुबॉक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में प्राक इतिहास नामक एक नए विज्ञान के जन्म की बात कही। उन्होंने पाषाण युग को पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग में बांटा, और 19वीं सदी में इसके बीच का एक आया मध्यवर्ती काल, मध्य पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांट दिया गया। अब आगे देखिए, अब यहां पर भारत में आ जाएंगे हम। भारत की भौगोलिक विशेषताएं। भारत है ना, जब भारत की हम बात करते हैं तो यह उपमहाद्वीपीय स्तर, उपमहाद्वीप क्यों, क्योंकि तीनों ओर से समंदर से घिरा हुआ है, इसलिए उपमहाद्वीप स्तर पर एक अलग भौगोलिक इकाई है। भारतीय परिदृश्य द्वीप उपमहाद्वीप है ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, द्वीप वो जो चारों ओर से समंदर से घिरा हो, ठीक है। उपमहाद्वीप वो जो 3 ओर से समंदर से घिरा हो। ये सब भूगोल की चीजें हैं,
इतिहास में है तो मैंने आपको बता दिया। भारतीय परिदृश्य शिकार संग्रहण की सफल जीवन पद्धति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति से परिपूर्ण है। शिकारी संग्रहकर्ता समूहों के स्वच्छंद संचलन के लिए उपयुक्त भूभाग यानी जमीन क्षेत्र, उपकरण बनाने यानी हथियार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मूल चट्टानों और सिलिका एक क्या है, वो बालू से जो होता है सिलिका, वो पत्थरों की उपलब्धता बड़ी ठोस होती है, कठोर होती है, तोड़ने पर प्रयास करते हैं, टूटती भी नहीं ज़्यादा। बड़ी और छोटी धाराओं और झरनों के रूप में 12 मासी जल निकायों की मौजूदगी और जंगली पौधों और पशु खाद्य पदार्थों की एक विशाल विविधता की उपलब्धता, यानी भारत की जो विशेषताएं हैं, नदी है, झरने हैं, पत्थरों की भरमार है और बहुत तरह के पशुओं की भिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग तरह के जंगल हैं, अलग अलग मौसम है, कहीं हिमालय है, कहीं द्वीप है, कहीं समंदर है, कहीं लंबी नदी है, कहीं रेगिस्तान है। ये भारत की भौगोलिक विशेषता को दर्शाती है। अब आते हैं भारतीय पुरापाषाण काल के चरण और काल निर्धारण। अब भारत की बात करेंगे, अब दुनिया को भूल जाइए, अब यहां से हम लोग अपने मातृभूमि, अपने देश की बात करेंगे। भारतीय पुरापाषाण विकास 3 चरणों में विभाजित है भारत में, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण, निम्न पाषाण, जब इंसानों ने पहली बार पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। दूसरा है मध्य, अब धीरे धीरे पत्थरों के औजार बनने शुरू हो चुके थे। और उच्च मतलब पत्थरों के औजार बनाने, पत्थरों के आभूषण बनाने और पत्थरों द्वारा अपने घरों का निर्माण करना, पत्थरों के द्वारा खाने पीने के बर्तनों का निर्माण करना, दीवार बनाना, ये सब सीख चुका था कौन? इंसान। निम्न पुरापाषाण युग की 2 सांस्कृतिक परंपराएं हैं, सोहनियन कंकड़ की उपकरण परंपरा और 2 भारतीय प्रायद्वीपीय कुल्हाड़ी विदारक परंपरा। कुल्हाड़ी पत्थर की कुल्हाड़ी पहले हुआ करती थी, कुल्हाड़ी पहले पत्थर की हुआ करती थी, काटना, फाड़ना, चीड़ना, उसी से पीसना पत्थर से ही होता था। पत्थर की कुल्हाड़ी से ही जानवरों का शिकार भी होता था। अब देखिए, इन परंपराओं में बड़े कंकर या परतों के गंडासे और काटने के उपकरण, कुल्हाड़ी, विदारक मतलब क्लेवर, जो विदारक मतलब होता है ना, वो दोनों मिलकर चीज को पकड़ना, संडासी बोलते हैं ना, संडासी, उस तरह का चीज, चाकू और इस तरह के औजार का निर्माण शामिल है। मध्य पुरापाषाण काल में खुरचनी, खोदने के लिए, नोक, पॉइंट, किसी चीज को छेद करने के लिए, छिद्रक और अन्य उपकरणों का निर्माण शामिल है। आगे चलकर उच्च पुरापाषाण काल में इन औजारों का और परिष्करण हुआ, यानी और जो है अच्छे तरीके से इन औजारों का निर्माण हुआ। अब छेदक या छिद्रक, जिससे किसी चीज को हम छेद करते हैं, तकनीक द्वारा बेलनाकार मूल पत्थरों से काटकर और श्रृंखला में बनाए गए लंबे समानांतर पक्षीय यानी 2 पक्ष, दोनों साइड का ब्लेड पर बनाए जाने वाले औजारों, जैसे कि कुंद किए गए यानी ब्लेंडेड मीन्स उसको ब्लेंड करना, समझते हैं ना उसको, मतलब भोंतला जिसको बोलते हैं ना वो, और दांतेदार किनारों वाले ब्लेड और तीर अंकों आदि का निर्माण किया गया। तीर का, पत्थर का एकदम पतली सा, जो एकदम बहुत ही नुकीला कि किसी को मारे फेंक के तो सड़ फूट जाए, वैसा वाला उसका निर्माण किया जाने लगा। आगे देखिए, अब सापेक्ष काल निर्धारण। अब काल निर्धारण, अब जमीन हमने खुदाई की, अब उस जमीन से में पत्थर के बर्तन मिले। अब यह पत्थर का बर्तन कितना साल पुराना है, कब का है, इसका तो पता करना होगा। इसे कहते हैं काल निर्धारण, किस काल का है, किस काल का यह है। तो उसका निर्धारण जो है हम रेडियो कार्बन तरीके से, पूरा चुंबकत्व से और ताप संदीप्त प्रणाली और पोटेशियम आर्गन, यूरेनियम थोरियम जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से सटीक और असंदिग्ध दिनांकन कर पाना पूर्णतः संभव हो गया। यानी सब टेक्निक है, ठीक है, रेडियो कार्बन से आर्गन, पोटेशियम आर्गन, पूरा चुंबकत्व, ये सब तरीका है, टेक्निक है, वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड है, जिसके सहारे हम क्या करते हैं, जिसके सहारे हम पता लगाते हैं कि ये जो मिट्टी का बर्तन मिला या इंसान की हड्डी मिली, ये कितनी साल पुरानी है। इस चीज का जो है हम पता करते हैं इस चीज से। चलिए, तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाएंगे।
आगे यहाँ पर जो है हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। यानी जो पूरा पाषाण काल था वो उस काल में हमें क्या साक्ष्य मिले। साक्ष्य का अर्थ होता है प्रमाण। क्या होता है? प्रमाण। यानी क्या प्रमाण मिला, क्या सबूत मिला हमें। तो पूरा पाषाण काल के पुरातात्विक स्थल दो प्रकार के हैं। एक है मैदानी स्थल, मैदान, इसकी खुदाई हुई, मैदान की खुदाई से बहुत कुछ मिला, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हुई। बनारस जाएंगे तो सारनाथ, सारनाथ की खुदाई हुई। तो पहले जमीन था, उस जमीन पे खुदाई हुई और उस खुदाई से हमें पुराने घर मिले, मौर्य काल के, अशोक के काल के। उसी खुदाई से हमें अशोक स्तंभ भी मिला, जो बनारस के सारनाथ में जो रियल वाला है ना वो है। उसके बाद दूसरा सबूत कहां से मिलता है? शैल गुफा, यानी पत्थर की गुफाओं से। पत्थर की गुफाओं में क्या मिला? बहुत कुछ मिला, जैसे राख मिली है, समझ रहे हैं, राख। उसके बाद पकी हुई ईंट मिली है, मिट्टी के ईंट को जैसे आज बनाते हैं फिर उसको भट्टी में पकाते हैं, वैसा ईंट मिला है। उसके बाद दीवार जो है वो काला है। दीवार काला है मतलब वहां पर बहुत साल जमाना पहले, हजारों साल पहले वहां आग जलाई गई होंगी। अब चूंकि गुफा है तो वहां ना तो पानी पहुंच पाया और न ही वहां धूप पहुंच पाया, इस कारण से वो ज्यों का त्यों रखा हुआ है। भारत में भी आप अगर भीमबेटका जाएं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहां पर आपको आदि मानव के साक्ष्य मिलेंगे। उनके द्वारा दीवारों पर, गुफाओं पर बनाई गई पेंटिंग्स, चित्रकलाएं जो है आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइए। और जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो मध्य प्रदेश से हैं तो वो जानते होंगे कि मैं भीमबेटका की बात कर रहा हूं। तो शैल गुफाओं में इन सभी चीजें जो है वो मिट्टी के बर्तन भी मिले, जिससे हम ये अनुमान लगा पाए कि खाना बनाया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैदानी स्थल भारत के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं और बड़ी छोटी नदियों पर या उनके पास तथा पहाड़ी इलाकों की आंतरिक घाटियों या गिरिपाद, यानी गिरी मीन्स पर्वत, पाद मीन्स नीचे वाला हिस्सा, पैर, यानी पर्वतों के नीचे वो क्षेत्रों में इंसानी बस्तियां हुआ करती थी। देखिए, सभ्यताओं की शुरुआत जो है ना हमेशा पानी के स्रोतों के आसपास हुई है। समंदर किनारे, नदी के किनारे, और समंदर किनारे कम हुई है, नदी के किनारे अधिक हुई है, क्योंकि नदी के आसपास का जो मिट्टी होता है ना, कछारी मिट्टी, पढ़ेंगे आगे, जलोढ़ मिट्टी, हिमालय से बहने वाली नदियां जो है वो हिमालय की मिट्टी को लेकर आती है, गाद को लेकर आती है, जो बहुत उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ होती है तो खेती करना संभव है। नदी है तो पानी मिल जाएगा आराम से, नदी है, पानी है तो मछली आराम से आपको मिल जाएगी। नदी किनारे पशु पक्षी पानी पीने आएंगे तो शिकार भी आपको मिल जाएगा। तो इंसानों ने नदियों के किनारे जो है अपने शहरों को बसाया। आज जो आप नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर देखते होंगे वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं, और सभ्यताओं की शुरुआत लगभग नदी के किनारों से ही जो है वो हुई है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह अपक्षीण ऋतुक्षरित आधार शैल या फिर नरम गाद पर पाए गए वास्तविक स्वस्थानीय या आबादित स्थलों से लेकर मिश्रोढ़क और नदी जनित बजरी के रूप में होने वाली विभिन्न प्रकार की गठन प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रक्रिया है मैदानों की प्रक्रिया, है ना। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए क्या है, भारत में निम्न पुरापाषाण काल। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि भारत में निम्न पुरापाषाण के चरणों में दो प्रमुख औजार निर्माण की सांस्कृतिक परंपराएं आती है जो निम्नांकित है। पहला है पूर्व और दक्षिणी पूर्वी एशिया के गणासे काटने के उपकरण बनाने की परंपरा, और दूसरा है पुरातन विश्व में क्या है कि पश्चिमी भाग से व्यापक रूप से जानी गई असूलियन परंपरा का गठन। ये एक काल था, है ना, करने वाले कुल्हाड़ी और विदारक, यानी अलग अलग कालों में ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग औजार बना। ठीक है, अलग अलग कालों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग औजारों का निर्माण हुआ। चलिए आगे देखेंगे। सोहनियन परंपरा।
इस परंपरा के अस्तित्व को भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 1939 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के टी पैटरसन और यल विश्वविद्यालय, यल यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज भी है, के HD टेरा द्वारा पहचाना गया। अपने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर उन्होंने सोन नदी पर, सोन नदी कहां पर है, सोन नदी कहां पर है बताइए, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, सोन नदी किस राज्य में है। को सोन नदी के पर 5 सोपानों की एक श्रृंखला की पहचान की जो सिंधु जल निकासी प्रणाली की हिस्सा थी। सोपान कश्मीर घाटी की हिम नदियां और अंतर हिम नदियों से मिलते जुलते हैं और स्तर विन्यास और वर्गीकरण के बांटने के विभाजन के आधार पर इन्हें सोन संस्कृति अनुक्रम का नाम दिया गया। उपकरणों यानी औजारों में अधिकांश एक या दोनों सतह यानी इधर का भी उधर का भी, सिक्कों में होता है ना, एक तरफ हेड एक तरफ टेल्स, उस प्रकार या बाह्य परतों के शल्कन फ्लॉकिंग द्वारा प्राप्त कंकर के औजार हैं जिनकी दोनों छोरों किनारों पर धार होती है। ब्लेड देखे हैं ना, दोनों तरफ धार होती है, उस तरह यह मुख्यतः गंडासों और काटने के औजारों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसे हम लोग चीज़ों को काटते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्षेत्र को दिखाया गया है, इस मैप में आप इस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। देखिए स्क्रीन में ये जो आप पत्थरों को देख रहे हैं, ये पत्थर आम पत्थर नहीं है, ठीक है, ये पत्थर खुदाई में प्राप्त पत्थर हैं और ये म्यूजियम में ज्यों के त्यों रखी हुई है। ये औजार है, विभिन्न प्रकार के औजार उस समय इस्तेमाल किए गए, ये वो जो है मुख्य औजार है। रॉबिन डनल जिन्होंने 1980 के दशक में इस क्षेत्र में काम किया, कौन सा क्षेत्र, जो अभी हमारे पड़ोसी देश के पास है, उन्होंने टेरा और पैटरसन द्वारा प्रस्तुत पुराकालीन मौसम जलवायु की व्याख्या और सांस्कृतिक अनुक्रम पर सवाल उठाया। लेकिन भारतीय प्राक इतिहास में सोन संस्कृति एवं महत्वपूर्ण बिंदु है। सीमा के भारतीय भाग से कंकर के बने औजार के जमावड़े हरियाणा में सिरसा, एक जिला है सिरसा हरियाणा में, और घग्गर की, ये सिरसा से मेरे पास बहुत स्टूडेंट जो है वो उनका फ़ोन आता है, सिरसा। तो घग्गर की घाटियों में, हिमाचल प्रदेश की व्यास नदी, बाणगंगा घाटियों में और शिवालिक पर्वतों की अग्र श्रृंखला पर बसे होशियारपुर जो कि पंजाब में है, चंडीगढ़ वृत्तखंड में पाए गए हैं। ये सभी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं, ये सभी वहाँ पर पाई गई है, हमारे भारत में पाई गई है। ये कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ आज भी हमारे पास है। ये देखिए, ये सारे चित्र जो आप देख रहे हैं, सारे पत्थरों को देख रहे हैं, ये खुदाई से प्राप्त जो है ये पत्थर हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अशुलियन संस्कृति। ये पत्थरों को निर्माण करने का एक टेक्निक था उस समय का, अशुलियन, ये है ना। आप देखिए, अशुलियन शब्द का प्रयोग कुल्हाड़ियों और विदारकों के रूप में उन्नत और तेजी से बढ़ते सममितीय आकारों को दर्शाते औजारों के जमावरों के लिए किया जाता है। औजार का जमावरा मतलब जैसे अभी जहाँ पर कहीं पर मान लीजिए कि सेना का अड्डा है, तो वहाँ पर तो सेना के लिए हथियारें होंगी। उस समय राजाओं के पास भी जो है एक हथियार गाह हुआ करता था, हथियार गृह, जहाँ पर हथियारें रहा करती थी। तो उसी प्रकार उस समय भी क्या था, गुफाओं में जो है आदि मानव अपने पत्थरों के औजारों को रखा करते थे। जब जिसकी जरूरत पड़ती थी वह उस समय उस औजार का इस्तेमाल किया करते थे। उपकरण बनाने के लिए क्वार्टजाइट को, एक तरह का पत्थर, अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। प्राकृतिक क्यों, नुकीला होता, चारों तरफ से नुकीला होगा। प्राकृतिक रूप से जहां इसकी उपलब्धता नहीं थी, अशुलियन मानव समूह अन्य उपलब्ध पत्थरों का प्रयोग करते थे, जैसे भीमा घाटी में चूना पत्थर का उपयोग करना, महाराष्ट्र में डोलराइट और असितास्म बेसेल्ट की चट्टान, और बिहार और बंगाल में सीलीभूत लकड़ी। तो मान लीजिए कहीं पर कोई पत्थर नहीं है तो वहां पर दूसरे तरह का पत्थर वो इस्तेमाल करते थे। पत्थर के हथौड़े, नरम हथौड़े और उद्यत आंतरक तकनीकों के माध्यम से परतों टुकड़ों को अलग करके उन्हें औजार का रूप दिया जाता था। अब देखिए, अब स्थलों की हम बात करेंगे, कहां पर क्या स्थल, कौन सा स्थल प्राप्त हुआ, तो ध्यान से यहां देखिएगा। निम्न पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल
पश्चिमी राजस्थान के सितिंगलब में कुल्हाड़ियों, बहुफलकों, दोहरी सतह वाले उपकरणों, खुरचनियों और नुकीले औजार का जो है वो साक्ष्य मिला। मध्य प्रदेश के भीमबेटका देख लीजिए, अभी मैंने इसका नाम लिया कि शैल गुफा संख्या, बहुत सारी गुफाएं हैं तो गुफा संख्या है शैल गुफा पत्थर की गुफा संख्या 3F23 ने असूलियन, मध्य पुरापाषाणीय और उच्च पुरापाषाणीय स्तरों को दर्शाया। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ ने मध्य पुरापाषाणीय भंडार के नीचे एक असूलियन स्तर का जो है वो साक्ष्य मिला। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर में ग्रेनाइट निर्मित उपकरणों का एक प्रारंभिक और प्राचीन स्वस्थान जमावड़ा प्राप्त हुआ। आगे हम बात करेंगे 5वें और 6ठे नंबर की, 7वां भी है। तो बिहार के मुंगेर, सबको पता होगा बिहार का मुंगेर जिला, बिहार का मुंगेर अगल बगल में जमालपुर है और जमालपुर के बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते हैं। तो बिहार के मुंगेर जिले के पैसरा में एक प्रारंभिक असूलियन जमावड़ा मिला है। खुदाई में गड्ढों के संरक्षणों व पाषाण खंडों की गोलाकार व्यवस्था के रूप में झोपड़ीनुमा आवासीय संरचनाएं भी मिली है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के चिरकी निवासा में जगह का नाम है डोलराइट चट्टान है। डोलराइट एक तरह का पत्थर, मतलब पुरावशेषों के साथ साथ जंगली मवेशियों और अन्य पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, जीवों के असम वही अवशेष। यह स्थल मौसम के अनुसार बना हुआ एक शिविर था जिसका इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए होता था उस समय। इन पुरावशेषों में कुल्हाड़ियाँ, खुरचनियों और चाकुओं के साथ साथ बिल्लौर और स्फटिक से बने छोटे छोटे परतदार उपकरणों का भंडार भी क्या है, शामिल है। आगे बात करेंगे भीमा जलप्रवाह। भीमा जलप्रवाह घाटी में दक्कन असिताश्म भूदृश्य के एक स्थल मोरगांव से बिदारकों और कुल्हाड़ियों समेत 162 चीज़ें मिली है। उत्तरी कर्नाटक के हुसंगी नदी घाटी में, हुसंगी और बैचबल घाटी में यदियापुर से स्वस्थान यानी उसी वही जगह का सांस्कृतिक चरणों के साक्ष्य मिले हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हुसंगी घाटी में स्थित ईसमपुर और खदान सह शिविर स्थल है। तो इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद, कहाँ से क्या मिला, इसमें समझाने वाली कोई बात तो है नहीं। फिर तमिलनाडु में भी मिला है। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना साल, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो या नहीं हो। 15 लाख बोला कि जो भी मिला है वो 15 लाख बीपी है। बीपी मतलब क्या होता है, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे बीसी, उसके बाद पढ़े एडी, बीफी बिफोर क्राइस्ट, एडी आफ्टर डेथ, और उसके बाद अभी क्या बीपी। तो ये क्या, बिफोर प्रेजेंट। बीपी का अर्थ क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, यानी अभी से उतना साल पहले। ये जो आप चित्र भी यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए ये सब खुदाई करके ये औजारों का ये मिला है, या पत्थरों के औजारों का यहाँ पर क्या है, असूलियन स्तर की खोज हुई है। यानी उस समय जो पत्थरों के औजार बनते थे वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए खुदाई में सब साक्ष्य मिला। ये देखिए ये असूलियन पत्थर है ना, नुकीला है, कोई चपटा है। ये कहाँ से मिला है, ईसमपुर कर्नाटक से मिला है। देखिए हुसंगी घाटी में, ठीक है। ये सारे चित्र जो है देख लीजिएगा, और एग्जाम में आपको इस तरह के चित्रों का निर्माण भी करना है, बनाना भी है आपको एग्जाम में, ठीक है, दिखाना भी इन पत्थरों को। चलिए आगे देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते हैं मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृतियाँ। मध्य पुरापाषाण संस्कृति निम्न पुरापाषाण संस्कृति के बाद का, यानी पहले निम्न आया, फिर मध्य, फिर जो है वो नवपाषाण आएगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता हस्त कुल्हाड़ियों और बिदारकों जैसे वजनदार हथियार है। दूसरी ओर मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को विशिष्ट तकनीकों, यानी जब निम्न पुरापाषाण काल था ना, तो इस समय हथियारों का इस्तेमाल लोगों को, या पत्थरों को आकार देना, पत्थरों को ठीक से जो है उसको नोक को बनाना, नुकीला बनाना इतना आता नहीं था। जैसे जैसे समय बीता, मध्य पाषाण काल आया, हथियारों को बनाने की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई। इसीलिए इसे व्यापक स्तर पर शल्क उपकरण उद्योग कहा जाता है। किसको, मध्य पाषाण काल को। यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका कि मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को मुस्टेरियन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुस्टेरियन, है ना।
जिसे फ्रांस में ला मुस्तिए नामक गुफा के नाम पर रखा गया। मुस्टेरियन संस्कृति से जुड़ी मानव प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। होमो निएंडरथैलेंसिस की, जो उस समय के इंसानों का नाम क्या था, जैसे अभी हम इंसान हैं, तो अभी हम इंसानों का नाम क्या है बताइए, होमो सेपियंस। तो उस समय जो इंसान गुफा में रहती थी उन इंसानों का नाम था होमो निएंडरथैलेंसिस। ठीक है, इस प्रजाति का लोकप्रिय नाम निएंडरथल मानव है। वह उच्च प्रतिनूतन युग में रहता था। चलिए अब देखिए, हस्तक कुल्हाड़ी, बिदारा, गंडासा, है ना, काटने का उपकरण, ये सब पढ़ लीजिएगा। मुस्टेरियन उद्योग, ये उतना पढ़ने का इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता ही दिया। ये एक उद्योग था जहाँ पे हथियार बनाए जाते थे, हथियार बनाने की टेक्निक। अब है भारत में मध्य पूरा पाषाण काल। चलिए अब हम लोग इसकी बात करेंगे, भारत में मध्य पूरा पाषाण काल की।